हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक ज्वलंत मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे जो भारत में कैंसर की स्थिति के ऊपर होगा आज का क्लास। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी हाल ही में अमेरिकी कैंसर सोसाइटी ने अमेरिकी कैंसर सोसाइटी ने कैंसर की स्थिति पर वैश्विक रिपोर्ट एक प्रस्तुत की है अपनी, ठीक है, जो लेसेंट पत्रिका, इसे जर्नल भी कहते हैं, में प्रकाशित हुई है, ठीक है। इसमें मूल रूप से वैश्विक स्तर पे कैंसर और किस आयु वर्ग के लोग इसमें सबसे अधिक इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं, इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट में एक वर्ड यूज किया गया है, मिलेनियल जेड जेन। इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। 1 अगस्त के दिन यह रिपोर्ट जारी की गई है। 1 अगस्त के दिन यह रिपोर्ट जारी किया गया है और मिलेनियल जेड जेन नामक एक वर्ड का प्रयोग इस रिपोर्ट में किया गया है। तो आखिर हम लोग जानेंगे कि ये क्या है ये वर्ड। तो ये वर्ड है, इस वर्ड का अर्थ है कि ऐसे आयु वर्ग के युवागण जिनका जन्म 1980 से 2012 के बीच हुआ है, ठीक है। ज्यादा फोकस अगर हम करें तो 1990, मतलब ऐसे युवा जिनका जन्म 1990 या 1980 से 2012 के बीच में हुआ है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैंसर से होने वाले जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसमें इस आयु वर्ग के युवाओं का अधिक संख्या पाया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस आयु वर्ग के जो युवा हैं वो अधिक इस चपेट में आ रहे हैं इस बीमारी के। साथ ही साथ भारत में जो कैंसर है उसके भयावह स्थिति के तरफ भी इसमें इशारा किया गया है। तो आखिर फ्रेंड्स ऐसा क्या कारण है कि ये जो एक बीमारी जो वैश्विक महामारी का रूप ले रही है, वो भारत जैसे देश में इस तरीके से ये फैल रही है। आइए आज हम इस पे कुछ प्रकाश डालते हैं। इस रिपोर्ट में कुल 17 प्रकार के कैंसरों का जिक्र किया गया है। वैसे तो कैंसर 2-3 दर्जन से ज्यादा प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लोरेक्टम, ठीक है। तो क्लोरेक्टम जो है वो क्या है, आपको पता ही है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन संस्थान के महत्वपूर्ण भाग के रूप में बड़ी आंत को माना जाता है। तो बड़ी आंत जो हमारे पाचन संस्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें होता क्या है कि जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत से जाकर के मिली हुई होती है, ठीक है। छोटी आंत से मिली हुई होती है और उसका एक सिरा जो है वो गुदा द्वार से मिला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंस्टेंटाइन है उसके निचले भाग में जो हिस्सा होता है उसको कोलन कहते हैं, ठीक। अब उसका कार्य क्या है, जल का अवशोषण। क्या? जल का अवशोषण। जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण कर लेती है ये, और साथ ही साथ जल में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पोषक तत्व, उनका भी अवशोषण करती है ये। तो बहुत महत्वपूर्ण इसका कार्य है। तो इस भाग में जो कैंसर हो जाता है हमारे बड़ी आंत के हिस्से में, उसे क्लोरेक्टम कैंसर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि इस हिस्से में मतलब कि मल के साथ ब्लड आना, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर अनेक तरह के हार्मोन्स हैं। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो हार्मोन्स क्या होता है, कई बार कोशिकाओं को अधिक मात्रा में जब सप्लाई होने लगता है तो वो कोशिकाएं तीव्रता के साथ में वृद्धि करती है और इस तरीके से मतलब कि कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। आपको पता ही है कि कैंसर कुछ और नहीं है बल्कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इसका अनियंत्रित अनियंत्रित क्या है, विभाजन या अनियंत्रित विभाजन या अधिक अत्यधिक विकास, ठीक है। इन दोनों ही कारणों से क्या होता है, कोशिकाएं जब अत्यधिक मात्रा में विभाजित होने लगती है तो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, ट्यूमर ट्यूमर का रूप ले लेती है और फैलने लगती है। और सबसे अंतिम स्टेज में क्या होता है कि कैंसर अन्य मतलब कि एक स्थान से अन्य स्थान पर भी फैलता है और दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है। तो इस रूप में आप जानते हैं, सामान्य सा बात है। तो हमारे यहाँ हमारे भारत देश में जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, या इसको स्तन कैंसर भी कहते हैं, काफी बड़े मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, होता क्या है कि इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक, जैसे कि BRCA1 और 2 ये दो हमारे जीन हैं, ठीक है। ये दोनों जीन का कार्य क्या है, डीएनए जो डीएनए का पुनर्निर्माण या फिर डीएनए का ये क्या करती है, रिपेयरिंग करती है, रिपेयर करती है डीएनए का ये, ठीक है। और साथ ही साथ ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। जब इस जीन में, क्योंकि ये जीन एक प्रोटीन का निर्माण करती है, तो जब इस जीन में किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाए, जब इस जीन में किसी तरीके से म्यूटेट हो जाती है ये जीन, ठीक है, या इसको कहते हैं कि इस जीन में मतलब कि अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाए, ठीक है, अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाए, ठीक है, या म्यूटेशन हो जाए किसी कारण से, तो फिर स्तन कैंसर का भी मतलब कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क होता है। फिर उसके बाद फिर देखा जाए तो लीवर लीवर कैंसर। ये लीवर कैंसर क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों क्या है, ये एक वायरस है, इनके द्वारा भी इन्फेक्शन से लीवर कैंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि अब देखिए गर्भाशय का कैंसर, ठीक, यूट्रस कैंसर, तो ये कैसे हो जाता है, तो कई कारणों से दोस्तों हो सकता है। इसमें भी एक एचपीवी वायरस होता है, इसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके वजह से भी ये गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। उसके बाद रीनल या गुर्दे का कैंसर, फिर ल्यूकेमिया, आपको पता ही है ये क्या है, डब्ल्यूबीसी जो होता है ये एक सेल है, कोशिका है, इसका भी जब अनियंत्रित विभाजन होगा तो भी ये बदल जाएगा कैंसर के रूप में। फिर हमारे यहाँ भारत में मुंह का कैंसर, ठीक है, तो मुंह का कैंसर क्या है, गुटखा खैनी गुटखा खैनी ये सब चीजों को मुंह में ले जा करके उसे निरंतर चबाते रहना, ठीक है, और अत्यधिक मात्रा में यूज करना मुंह का कैंसर का कारण बन सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से देखा जाए तो कैंसर के कई रूप हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ हड्डियों में भी कैंसर हो जाते हैं। ठीक, तो इस रूप में देखा जाए तो हमारे यहाँ ये कैंसर के जो प्रकार हैं वो अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 6 ऐसे कैंसर के प्रकार हैं जो हमारे देश में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप एक बात कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मैं एक इस भयावह स्थिति के तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स का भी मैं प्रयोग करूंगा। जैसे कि आप देखिए कि आईसीएमआर की एक रिपोर्ट है, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमारे यहाँ लगभग 14 से 15 लाख मामले प्रति वर्ष, ये नए मामले हैं, प्रति वर्ष जुड़ जाते हैं। आप समझ लीजिए इसकी भयावह स्थिति को, आप देखिए यहां से। साथ ही साथ एक बात और कि वर्ल्ड बैंक का भी जो एक रिपोर्ट है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है, एक बात और मैं यहां जोड़ दूं कि पर 1 लाख पर 100.4 लोगों को कैंसर होने का ये अनुपात है, ये दर है। फिर WHO का एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह भी कहा गया है कि भारत में, ये भारत का स्थिति है दोस्तों, यहां पे मैं लिख दूं कि भारत में 14 से 15 लाख मामले प्रति वर्ष जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो दर है, जो अनुपात है, वो 1 लाख व्यक्ति में 100.4 या इसको 101 व्यक्ति इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। साथ ही साथ WHO ने एक बात और कहा है कि भारत जैसे देश में क्या है कि एक स्थिति है जिसे देखिएगा कि 10 में से एक व्यक्ति इस बीमारी के चपेट में आ सकता है, चपेट में आ सकता है। सोच लीजिए, आप इसके भयावह स्थिति को देख लीजिए, इसकी भयावहता को आप यहां से अंदाज लगाइए इस रिपोर्ट से। दोस्तों ऐसे कई एक रिपोर्ट है वैश्विक स्तर पे जो मिला करके इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारे देश में, जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर होने वाले कैंसर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में मिल रहा है। तो आखिर दोस्तों इस बात को देखना पड़ेगा ना, इस बात को बहुत ही गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, जो कि युवाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी है। तो क्या इस तरीके के बीमारी के चपेट में जो युवा अगर पड़ जाएंगे तो क्या वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में बदल सकते हैं? क्या वो नहीं बदल सकते। तो आगे चल के देखें हम अगर, तो इसके महत्वपूर्ण कारणों पे भी ध्यान दिया गया है। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हमारे युवाओं में सबसे अधिक ये बीमारी पाया जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है? तो देखिए मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आज आहार का जो है, आहार कहा ही गया है, जैसा होगा आहार, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आहार का के विषय में अगर हम देखें तो देखिए आज क्या है कि सुपर प्रोसेस्ड फूड का यूज बहुत अधिक हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग वाले जो फूड्स होते हैं उसमें क्या होता है, फाइबर का कमी होता है। और फाइबर के कमी होने की वजह से जब हम उस फूड को खाते हैं तो हमारे पाचन संस्थान के थ्रू वो हमारे अंदर जाकर के अनेक प्रकार के विकार पैदा करते हैं। ठीक है, जल का अवशोषण कम करते हैं, इसके वजह से भी ये दिक्कत पैदा होती है। फिर भोजन में हरी सब्जियां, फल की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हम बाहर का भोजन खा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि बाहर के भोजन में क्या होता है, नमक और चीनी, ये दोनों मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके उच्च मात्रा होने की वजह से मोटापे का समस्या, इससे भी ये बीमारी के चपेट में आज हमारे युवा आ रहे हैं। आज क्या है, एल्कोहल प्लस तंबाकू, सिगरेट
अनेक प्रकार के ड्रग्स, इन सब के प्रयोग से भी हम धीरे धीरे इसके चपेट में आ रहे हैं। दिनचर्या में परिवर्तन देख लीजिए, लेट नाइट तक जगना, काम करना, ठीक है, तो इसके वजह से भी कई तरह के हार्मोनल चेंज और हार्मोनल डिसऑर्डर आ जाता है, जिसके वजह से इस बीमारी के चपेट में हम आ सकते हैं। फिर देखिए कि आगे अगर मैं और इस पर प्रकाश डालूं तो आपको एक इंपॉर्टेंट कारण मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर। वो इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि आज विज्ञान और चिकित्सा का क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक हो गया है, ठीक है। दिन प्रतिदिन नए नए तरह के डायग्नोसिस और टेस्ट की खोज हुई है, तो जिसमें क्या है कि एक रेडियोथेरेपी, ठीक है, या फिर रेडिएशन जो होता है, इसमें भी काफी रिस्क है। जैसे क्या होता है कि एक रेडिएशन जो होता है जिसमें एक्स रेज का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी, और एक आप जान लीजिए कि कंप्यूटेड, ठीक है, टोमोग्राफी जो होता है, ठीक है, जिसको हम सिटी स्कैन भी कहते हैं, उसके थ्रू क्या होता है कि जब इसे हमारे शरीर से पिक्चर लेने के लिए गुजारा जाता है तो हमारे शरीर पर से क्या होता है, हमारे शरीर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उच्च ऊर्जा का, उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण। अब ये उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण जब हमारे शरीर के पास जाता है तो क्या करता है कि जल के जो अणु होते हैं हमारे शरीर में, उसको आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज करके क्या कर देगा, ये H+ और O- में बदल देगा, ठीक है, और इसी का पिक्चर लेता है, वो इमेज लेता है सटीकता से और हमारे बीमारी को डिटेक्ट करता है। पर अधिक लंबे समय तक अगर हम इस तरह के विकिरण का यूज करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल चेंज भी हो सकता है। जैसे कि कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है, तो डीएनए के स्तर पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या होता है कि इसमें केमिकल चेंज आ सकता है डीएनए में, और वो कैंसर का कारण भी बन सकता है। साथ ही साथ क्या है, और आपको मैं बताऊं तो जैसे कि आप एक बात देखिए कि इंडिया, जैसे कि औद्योगिकीकरण, ठीक है, उद्योगों का विकास, देखिए उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास भी देखिए बहुत ही तेजी से हमारे यहाँ अगर देखें तो 60-70 के बाद का दशक जो था वो उद्योगों के विकास का दशक था। तो उद्योगों का जब विकास हुआ तो क्या हुआ कि अनेक तरह के कण, अनेक तरह के पार्टिकल्स वातावरण में जाकर के जमा होने लगे, कंसंट्रेटेड होने लगे। जैसे कि पहला आप देखिए आर्सेनिक, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कैडमियम, ठीक, उसके बाद फिर क्या है, निकिल, उसके बाद फिर क्या है, इस तरीके से देखें तो और भारी तत्व जो होते हैं जैसे कि एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ठीक है, फिर सिलिका। तो इस तरीके के जो मित्रों जो कण है ये वायुमंडल में सस्पेंडेड है, तैर रहे हैं, ठीक है, और हम जब श्वास लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, और फेफड़ों तक पहुंच के क्या करते हैं, कैंसर। ये पुरुषों में सर्वाधिक पाया जाने वाला कैंसर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर पुरुषों में एक प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कैंसर पाया जा रहा है। आज सबसे अधिक युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर। हालांकि ये लगभग 50+ के एज में ज्यादातर ये कैंसर दिखाई पड़ता है, तो ये भी एक कैंसर का कारण है, ठीक। एक और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आपका ध्यान आकर्षित करवाऊंगा, यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा ये कारण, देखिएगा। जैसे कि क्या हुआ कि हमारे 1960 से 1970 के दशक में क्या हुआ, हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत में क्या हुआ कि यहाँ अनाज के अत्यधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, बहुत अधिक मात्रा में हमने ट्रांसजेनिक बीजों का प्रयोग किया, और साथ ही साथ उनको अच्छे से जल्दी बड़ा होने और अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में सिंचाई। इसके लिए क्या हुआ, अधिक मात्रा में सिंचाई, अधिक सिंचाई प्लस अधिक
उर्वरक प्लस अधिक कीटनाशक, इन चीजों का ही तो प्रयोग हुआ था ना। तो इसके वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे अधिक सिंचाई से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर, भौम जल जो है अधिक मात्रा में उसको निकाला गया। ठीक है, तो भौम जल या ग्राउंड वाटर पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और जल में आर्सेनिक जैसे भारी तत्वों का पाया जाना आज बहुत ज्यादा मात्रा में, देखिएगा जहां जहां ग्रीन रेवोल्यूशन का एरिया है वहां जल में आर्सेनिक का मात्रा बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, अधिक कीटनाशक का प्रयोग जब बढ़ गया, तो अधिक कीटनाशक के प्रयोग बढ़ने से क्या हुआ कि जो कीटनाशक की मात्रा है वो धीरे धीरे नदियों में, कीटनाशक का जो मात्रा है नदियों में, तालाबों में और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर में बढ़ा, जिससे कि वाटर पोल्यूशन बढ़ गया। ठीक है, और अधिक उर्वरकों का प्रयोग जो किया गया, जैसे कि नाइट्रोजन युक्त, जैसे कि आपको पता ही है कि एनपीके, तो इनके द्वारा भी क्या हुआ, उर्वरकों का अधिक प्रयोग किए, तो ये भी जाकर के कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर और नदी तालाब और नदियों के जल के स्रोत को इन्होंने पोल्यूट किया। और इन सब का एक व्यापक प्रभाव धीरे 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 जो है 1960 और 70 के दशक में किए गए इन सभी प्रभावों का जो असर है वो अब जाकर के दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने कहा था मिलेनियल्स जेड जेन क्या है, जो 1990 के आसपास में जन्मे हुए बच्चे हैं, तो क्या उन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या छूते हैं वो? बिल्कुल पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात आपको पता होगा शायद, नहीं तो मैं बता दूं कि जैसे कि देखिए 1985 का समय आप याद कीजिएगा, जिस समय ओजोन के जो लेयर थे, ठीक है, या ओजोन की जो परत थे उसमें एक छिद्र खोजा गया था, एक छेद खोजा गया था। छेद का मतलब क्या होता है कि ओजोन का लेयर का जो घनत्व है वो कमजोर पड़ जाना, घनत्व कम होना ही ओजोन परत में छिद्र माना जाता है। ठीक है, इसको अगर देखें तो जो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे हुआ था, एक सर्वे हुआ था जिसे कहते हैं ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे हुआ था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने भाग लिया था, जिसमें जैसे फरमैन महोदय, उसके बाद फिर क्या है गार्जियन महोदय, गार्डेनर महोदय, इन सभी लोगों का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इन लोगों ने ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में अपना योगदान दिया था। ठीक है, और इन लोगों ने बताया था कि 1985 में कि ओजोन लेयर में क्या है, छेद हो रहा है। तो ओजोन लेयर से जो छेद होता है तो उसमें से भी क्या होता है कि जो किरण हमारे धरती तक आती है, ठीक है, यूवी रेज जिसे कहते हैं, यूवी रेज, ठीक है, तो यूवी रेज जो हमारे धरती तक आती है वो क्या करती है, आने के बाद स्किन कैंसर, तो स्किन कैंसर भी बहुत भारी मात्रा में हमारे देश में पाया जाने वाला एक कैंसर है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कब हुआ था, 1985 में ओजोन लेयर। और ये तीन जो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं जैसे कि फॉरमैन, गार्डेनर और सैंकलिन, ये तीनों ने मिलकर के इसको देखा था पहली बार। तो आप लोगों को ये भी देखना है कि इसके वजह से भी हमारे यहाँ कैंसर बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है। तो देखिए मित्रों, इस तरीके की जो चीज है ना, ये सारे चीजें इसमें मिलके और इसका मूल कारण बनाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि क्या कारण था। अब क्या इससे बचाव के लिए भी कुछ उपाय ऐसे हैं जिसको हम अपना करके अपने युवाओं को कम से कम मतलब कि इस तरह के बीमारी से मतलब कि बचाया जा सकता है और उनको इस बीमारी के रिस्क से हम अधिक से अधिक बाहर निकालें और उनको एक स्वस्थ जीवन प्रणाली दें। तो इसको बचाने के लिए जो बचाव है उसमें देखिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने जीवन शैली को बदल दें। पहली क्या है कि हमको जो भी भोजन करें, जैसे कि साबुत अनाज, फल, सब्जी वगैरह का यूज हम ज्यादा करें। ठीक, उसके बाद फिर क्या है कि जैसे कि पर्यावरण पे भी हम ध्यान दें। ठीक, अपने पर्यावरण को
साफ सुथरा रखें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। ठीक, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के सलाह पर ही हमको किसी भी तरीके का रेडियोथेरेपी या फिर डायग्नोसिस में, ऐसे डायग्नोसिस जो एक्स रेज वगैरह का यूज किया जाता है, उसका हम कम से कम करें या फिर किसी प्रशिक्षित और बहुत अच्छे डॉक्टर की सलाह पर ही करें। ठीक है, साथ ही साथ व्यायाम, योग, इस तरह की क्रियाओं में हम भाग लें। ठीक है, उसके बाद फिर और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता भी फैलाना है सभी ओर। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम देखें, साथ ही साथ हम शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे व्यसनकारी पदार्थों से दूर रहें। साथ ही साथ जैसे कल कारखानों में काम करने वाले जो हमारे मजदूर हैं, ठीक है, जो कि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे जो आर्सेनिक, ठीक है, निकिल, एस्बेस्टस जैसे कणों के संपर्क में आते हैं और उनके फेफड़ों में बहुत हद तक उन कणों के जमाव की वजह से उनको कैंसर का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के इलाज के लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। साथ ही साथ उद्योगों में इस तरह के काम को किया जाना आवश्यक है, क्योंकि विकास तो एक आवश्यक पहलू है हमारे देश के विकास के लिए। तो औद्योगिक विकास भी होना चाहिए, परंतु एक नीति बनानी चाहिए, ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें कम से कम इस तरह के तरीके के प्रदूषण को मतलब कि फैलाया जाए, और उसको फैलने से रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों को भी हमको ध्यान देना है। साथ ही साथ एक बात आप देखिए कि कृषि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, परंतु क्या उसको इस तरीके से बेतरतीब तरीके से क्या बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्या, कि इस तरीके की बीमारी को हम फिर धीरे धीरे ऐसा महामारी का रूप हमारा ये देता जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक कृषि नीति भी होनी चाहिए। ठीक है, अब पंजाब में धान की खेती का तो कोई तुक नहीं बनता, यही कारण है कि वहां से जल का अवशोषण सबसे अधिक हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। तो कृषि का नीति भी एक होना चाहिए, एक उत्तम कृषि नीति बहुत आवश्यक है। ठीक है, साथ ही साथ हमको धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। ठीक, धीरे धीरे करके, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम एक बैग ही उसको यूज करेंगे, तो बहुत बड़ी जनसंख्या को उनके भरण पोषण के लिए, उनके खाने पीने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक बैग ऑर्गेनिक कृषि की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम कर सकते हैं, ये संभव है। राइट, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। कहीं ना कहीं इन सब चीजों की आवश्यकता अब आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो साथ ही साथ फिर क्या है कि जैसे कि ग्राउंड वाटर जो है उसका मिस यूज ना हो, इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को हर शहर में पानी की आपूर्ति पे ध्यान देना चाहिए, ताकि सबको स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि मैदानी भाग जैसे बिहार, यूपी जैसे राज्यों में क्या है कि यहाँ पर जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा, सोन जैसे बिहार की स्थिति अगर हम लोग देखें, तो यहाँ से क्या है कि बालू खनन उद्योग बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके वजह से भी जब बालू का खनन होता है, तो जब हवा चलती है ऐसे, तो हवा के द्वारा यहाँ पे बालू के जो कण होते हैं, जब खनन कर दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं। ठीक है, और इसके आसपास जो बसे हुए जो गांव हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, विलेज हैं, इन सभी जगह तक ये छोटे छोटे जो बालू के कण है पहुंचते हैं, और फेफड़े का कैंसर का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये बन सकता है भविष्य में। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सरकार को इस क्रिया को करें, परंतु इसके लिए भी एक नीति की आवश्यकता है, एक प्लानिंग की आवश्यकता है। एक प्लान, कोई भी कार्य बिना प्लान के नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखते हुए हमको ऐसे नीति को फॉलो करना चाहिए कि भारत में जो कैंसर की स्थिति है, ठीक है, वो इतनी भयावह रूप ना ले और हम लोग इस बीमारी से बाहर निकले, हमारे युवा इस बीमारी से बाहर निकले, और हम धीरे धीरे जो कैंसर कैपिटल बनते जा रहे हैं, इससे हमको वापस लौटना होगा। तो आज मैं यहीं पर इस सेशन को रोकूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसको देखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।